नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे अबाउट कार्बन एस्टिमेशन इन नेचुरल फॉरेस्ट। देखिए, पिछले लगभग 2-2.5 दशकों से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का मुद्दा जो है वो विश्व स्तर पे काफ़ी चर्चा में है और वनों का योगदान इसमें बहुत ज़्यादा है। जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बात हो या ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कम करने की बात हो, तो नेचुरल फॉरेस्ट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो इसमें जैसा कि आपको मालूम है, मैं पहले भी अपने और वीडियोज में बता चुका हूँ कि सारे वर्ल्ड की अगर बात करें तो लगभग 4 बिलियन हेक्टेयर एरिया फॉरेस्ट कवर करते हैं हमारी पूरी अर्थ का, जो कि लगभग 30% परसेंटेज वाइज देखें तो बैठता है। जबकि इंडिया में हमारा ये परसेंटेज वाइज जो क्राइटेरिया है हमारे जोग्राफिकल एरिया का, वो लगभग 25% है, इससे भी कम है। यानी कि हमारा ये जोग्राफिकल एरिया है 328 मिलियन हेक्टेयर के आसपास, तो 81 मिलियन हेक्टेयर हमारे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैं, जो कि बैठता है 24.62% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। तो जहाँ तक के कार्बन स्टोरेज की बात है, तो कार्बन स्टोरेज या कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट में भी निकालते हैं हम लोग, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, मुख्यतः ब्रॉडली अगर देखें तो सारे विश्व में बोरियल फॉरेस्ट हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट हैं और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो होते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, यानी कि भूमध्य रेखा के दोनों तरफ। तो वो फॉरेस्ट जिसमें भारत भी आता है और साउथ अमेरिकन कंटिनेंट का बहुत बड़ा पोर्शन आ जाता है, अफ्रीकन कंटिनेंट का भी बहुत बड़ा पोर्शन आ जाता है और ऊपरी पोर्शन ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट का भी आ जाता है। तो आज इसी की बात करेंगे कि नेचुरल फॉरेस्ट में जो कार्बन स्टोरेज होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि इसकी बड़ी डिमांड है। और ये चाहे कार्बन क्रेडिट की बात हो या क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बात हो, तो ये कैलकुलेशन बहुत मायने रखती है। तो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, चलिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे मैं आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों, ये रहेगा आज का टॉपिक, हाउ टू एस्टिमेट कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट स्टोर्ड इन नेचुरल फॉरेस्ट। तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, इंडियन फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, इसे एंड तक देखिएगा समझने के लिए। देखो, मोटे तौर से अपन ये कह सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं अमंग इंडियन फॉरेस्ट टाइप, देखिए मोटे तौर पे 16 फॉरेस्ट टाइप हैं हमारे देश में, चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो उसमें जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया में जैसे वेस्टर्न घाट्स के हो गए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हो गए, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में हो गए, तो इनकी जो फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी है वो 7 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर पर ईयर से ज़्यादा है, जो कि एक 1995 में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी इंडियन फॉरेस्टर में बाय राय एंड पाठक, उसके अनुसार ये बोल रहा हूँ। तो अगर हम, चलिए 7 भी नहीं, हम 5 क्यूबिक मीटर लेकर के चलते हैं। लेट अस अज्यूम ए मॉडेस्ट एनुअल ग्रोथ ऑफ 5 क्यूबिक मीटर ऑफ वुड फ्रॉम 1 हेक्टेयर एरिया फॉर ए ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखो, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उसमें मोटा मोटा ये 3 कैटेगरी होती हैं: ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट सेमी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो अगर इन तीनों को कंबाइन करें तो मोटे 5 क्यूबिक मीटर वुड पर हेक्टेयर पर ईयर लेकर के चलते हैं, इतनी हमारी ग्रोथ रहती है। और एवरेज डेंसिटी ऑफ वुड हम ले लेते हैं 650 केजी पर क्यूबिक मीटर, या फिर ये कहें कि 0.65 टन पर क्यूबिक मीटर। देखिए, डेंसिटी की जहाँ तक बात है,
ये अगर वुड डेंसिटी की बात हो रही है, वुड डेंसिटी अगर 450 केजी पर क्यूबिक मीटर से कम रहती है तो वो जो ट्री होता है, वो ट्री स्पीशीज होती है, वो सॉफ्ट वुड कहलाती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल है आइलेंथस एक्सेल्सा, महानीम कहते हैं इसे नॉर्थ इंडिया में। उसकी एवरेज डेंसिटी वुड की 450 केजी पर क्यूबिक मीटर के आसपास है। इसी तरह एक स्पीशीज है सेमल, बॉम्बेक शिबा, उसकी भी एवरेज वुड डेंसिटी आपकी लगभग 330 केजी पर क्यूबिक मीटर के आसपास है। तो ये सॉफ्ट वुड हैं। और जो हार्ड वुड होती हैं, जैसे मेरे को ध्यान में आ रहा अकेशिया निलोटिका, कीकर जिसे कहते हैं, कॉमन बबूल, देसी बबूल, उसकी 700 केजी पर क्यूबिक मीटर है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, उसकी लगभग 750 केजी पर क्यूबिक मीटर है। तो ये हार्ड वुड में आती है। तो अपन बीच की लेकर के चलते हैं एवरेज डेंसिटी ऑफ वुड, जो कि इन जंगलों में पाई जाती है, लगभग 650 केजी पर क्यूबिक मीटर, या फिर 0.65 टन पर क्यूबिक मीटर। तो अब बहुत सारी रिसर्च स्टडीज से ये पता लगा है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन वुड इज बिटवीन 45 to 50% ऑफ द ड्राई मास ऑफ द वुड। यानी कि जो वुड का ड्राई बायोमास होता है, ड्राई वुड का जो अगर मान लीजिए 100 केजी वेट है, तो ये मान के चलिए उसमें 50 केजी कार्बन का वेट होता है। तो ये भी लेके चलेंगे। तो अब जो क्वांटिटी ऑफ कार्बन हम निकालते हैं, दैट इज स्टोर्ड इन वुड पर हेक्टेयर पर ईयर, यानी कि 1 हेक्टेयर एरिया ले लिया हमने उस फॉरेस्ट का, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, और 1 साल में कितनी कार्बन स्टोर हो जाएगी वुड में, यानी कि अबव ग्राउंड बायोमास में, वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगी। वो 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो वही वॉल्यूम अक्रूड इन क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर पर ईयर, जो कि हमने 5 क्यूबिक मीटर मान लिया। दूसरी डेंसिटी ऑफ वुड, डेंसिटी अगर हम कम कम लेंगे, तो डेंसिटी अगर कम है वुड की, तो वो आपकी ये सॉफ्ट वुड हो जाएगी, और वो सॉफ्ट वुड हमेशा कम कार्बन स्टोर करती है। और डेंसिटी अगर ज़्यादा है, यानी कि आपकी उस जंगल में हार्डवुड की भरमार है, तो इसका मतलब आपका कार्बन स्टोरेज भी ज़्यादा है। तो इसलिए चॉइस ऑफ स्पीशीज बहुत मैटर करता है। आप हार्डवुड ज़्यादा प्लांट करेंगे तो उसमें कार्बन जो है उसकी स्टोरेज ज़्यादा होगी, और सॉफ्टवुड ज़्यादा जोर रखेंगे तो उसमें कार्बन स्टोरेज या कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट कम कैप्चर करेगा। और तीसरा फैक्टर है प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन इन द वुड, जो कि मैंने बताया कि लगभग 50% रहता है। तो अगर इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करें, तो हमें कार्बन स्टोर्ड इन द वुड पर हेक्टेयर पर ईयर आ जाएगा। तो अपने केस में हमने पहला फैक्टर 5 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर पर ईयर अजूम कर लिया हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा हमने डेंसिटी अजूम कर ली, एवरेज डेंसिटी 0.65 टन पर क्यूबिक मीटर। और तीसरा फैक्टर वही है 50%, क्योंकि जो कार्बन कंटेंट है वो 50% ऑफ द ड्राई बायोमास लिया जाता है अंदाजा से, अप्रॉक्सीमेटली। तो ये मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आ जाता है 1.625 टन ऑफ कार्बन पर हेक्टेयर पर ईयर। अब ये तो हो गया कार्बन की क्वांटिटी इन 1 हेक्टेयर इन 1 ईयर। और दिस इज आल्सो नोन टू अस दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन इज 12 होता है। और मॉलिक्यूलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 44 होता है। क्यों कि 12 हो गया CO2, सी मीन्स 12 और O2 मीन्स 32, 16 इसका एटॉमिक वेट होता है कार्बन, ये ऑक्सीजन का, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 32 + 12 इज इक्वल टू 44। तो 12 टन 12 टन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 44 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देयरफॉर हमें अगर कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, तो हमें एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 44/12। इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से अगर हम इस कार्बन कंटेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन वी गेट 5.97 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। यानी कि वी कैन से 1.625 टन ऑफ कार्बन इन 1 हेक्टेयर एरिया in 1 year is equivalent to 6 tons of carbon dioxide equivalent per hectare per year.
तो ये तो हो गया कैलकुलेशन कि किस तरह से कार्बन कंटेंट निकाला जाता है। ये बात हो रही है अबव ग्राउंड कार्बन कंटेंट की। ध्यान रखिए, कार्बन कंटेंट जो जंगल में सॉइल में भी होता है और बिलो ग्राउंड सॉइल में मिलेगा नंबर वन, और नंबर टू उसकी रूट्स में भी मिलेगा। वो हम यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ये जो बात हो रही है कार्बन स्टोर्ड इन अबव ग्राउंड बायोमास, ये वो लगभग होगा 6 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर हेक्टेयर पर ईयर। तो अब ये 1 हेक्टेयर का आ गया। अगर हमें 26 मिलियन हेक्टेयर में प्लांटेशन हम कर रहे हैं डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया में, तो वो 26 मिलियन हेक्टेयर कुछ सालों के बाद डेवलप हो जाएगा। अगर सर्वाइवल अच्छा रहता है 80% के आसपास, तो वो जंगल में डेवलप हो जाएगा। तो दैट वुड सिक्वेस्टर अराउंड 156 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली। ये अब 26 मिलियन हेक्टेयर की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जून 2021 में जो 14 सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था यूएनसीसीडी का, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बट डेजर्टिफिकेशन, ये इंडिया में ही ऑर्गेनाइज हुई थी ये मीटिंग, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने अपना इनॉग्रल एड्रेस में ये घोषणा की थी। क्या घोषणा थी? कि वी आर आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स रिस्टोरिंग 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। यानी कि 2030 तक हम 26 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रिफॉरेस्ट करेंगे, उसको रिस्टोर करेंगे वहाँ एफॉरेस्टेशन के माध्यम से। दिस वुड कंट्रीब्यूट टू इंडियाज कमिटमेंट टू अचीव एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। और ये 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट की बात कहाँ से आई? ये आई 2015 की स्टेटमेंट से। इंडिया ने कमिटमेंट किया हुआ है अंडर यूएनएफसीसीसी, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो उसकी पेरिस में मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी, उसमें इंडिया ने कमिट किया था वर्ल्ड कम्युनिटी को कि दैट वी विल क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बाई 2030। तो इसलिए मैंने ये 26 मिलियन हेक्टेयर की यहाँ बात की। तो मोटा मोटा ये मैंने बता दिया है कि कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट अबव ग्राउंड बायोमास के हिसाब से कैसे कैलकुलेट किया जाता है नेचुरल फॉरेस्ट में। और अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू एस्टिमेट कार्बन स्टॉक इन एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन। हमारे देश में एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसमें योगदान है इन ट्री मेंटेनिंग ट्री कवर। जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हमारा है लगभग 81 मिलियन हेक्टेयर देश में, और उस 81 मिलियन हेक्टेयर में से लगभग 8 मिलियन हेक्टेयर एरिया इज कवर्ड बाय एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन। नॉर्थ इंडिया में भी एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन हैं, और दक्षिण भारत में भी हैं, मध्य भारत में भी। स्पीशीज अलग अलग हो सकती हैं। जैसे दक्षिण भारत में आपका सुबोबूल पे बहुत जोर दिया जाता है, ल्यूचेना ल्यूकोसफेला पॉपुलर, ये पॉपुलर की वहाँ एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन नहीं होती है इन जनरल जितनी नॉर्थ इंडिया में होती है। इसी तरह यूकलिप्टस की स्पीशीज दक्षिण भारत की अलग हैं, नॉर्थ इंडिया की अलग हैं, डेजर्ट रीजन की अलग हैं, जहाँ राजस्थान के एरिड एंड सेमी एरिड पोर्शन में। तो वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो उस वीडियो में इतना ही। और ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो नमस्कार।